हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। अपनी इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट को। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 20 तक कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी सीरीज में देखिए हमने बेयर एक्ट के जो भी सेक्शन थे उन्हें एक्सप्लेन कर लिया, डिस्कस कर लिया, है ना। तो लेकिन प्री में क्या होता है, एमसीक्यू पूछे जाते हैं, है ना। तो जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू होंगे उनसे रिलेटेड तो उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इंग्लिश और हिंदी का थोड़ा वो मत लीजिएगा ज़्यादा, है ना, क्योंकि जो मैं डिस्कस कराऊंगी उसमें मैं थोड़ा इंग्लिश में भी बता दूंगी, तो कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस एक्ट कब से इन्फोर्स में आया? तो सभी को पता होगा कब से इन्फोर्स में आया है। 1 सितंबर 1872 से 1 सितंबर 1872 से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल जो चैप्टर हैं और टोटल जो सेक्शन हैं वो कितने हैं? तो भाई देखिए, जो मैंने इंडेक्स वाला आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का जो इंडेक्स कराया था, सबसे पहला जो हमारा लेक्चर था, है ना, जो सबसे पहली क्लास थी, तो उसमें सभी कुछ डिस्कस कराया हुआ था, कब से इन्फोर्स में आया, कितने टोटल चैप्टर हैं, कितने पार्ट हैं ना, कितने सेक्शन में डिफाइन किया गया है, और कौन सी विधि है, लेक्स फोरी विधि है ना, कहाँ कहाँ पर ये परिवर्तन में आता है, कहाँ कहाँ पर ये एक्सटेंट है ना। तो जो ये टोटल चैप्टर हैं, टोटल जो सेक्शन है, तो कितने हैं? सेक्शन टोटल है 167, और जो टोटल सेक्शन है टोटल सेक्शन है 167, और जो टोटल चैप्टर है वो कितने हैं? 11 है। नेक्स्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ पर लागू होता है, इन्फोर्स में कहाँ पर आता है? तो भाई देखो, इन्फोर्स में आप सभी को पता है अब कहाँ पर लागू होता है, संपूर्ण भारत में लागू होता है ना। और जो भी है आर्मी एक्ट, वो भी बताए गए हैं कि इन वाले आर्मी एक्ट पर लागू नहीं होता है, आर्बिट्रेटर्स पर लागू नहीं होता है ना, एफिडेविट्स पर लागू नहीं होता है, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग पर एप्लीकेबल होता है। तो साक्ष्य अधिनियम कहाँ पर लागू होता है? संपूर्ण भारत में। तो हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, साक्ष्य अधिनियम किस पर लागू होगा? तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो कहाँ पर लागू होगा? तो ना तो भाई देखिए एयरफोर्स एक्ट के तहत गठित न्यायालयों की कार्रवाइयों पर लागू होता है ना, यहाँ पर नहीं होता। एफिडेविट पर भी लागू नहीं होता, आर्बिट्रेटर्स पर भी लागू नहीं होता, तो यहाँ पर इनमें से किसी पर भी लागू नहीं होगा। तो आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग पर एप्लीकेबल होता है। तो हमारा आंसर को क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए सी। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि कहां पर लागू नहीं होता है, तो भाई थल सेना अधिनियम, नौसेना अनुशासन अधिनियम, भारतीय नौसेना अधिनियम 1934 या वायुसेना अधिनियम के अंतर्गत संयोजित सेना न्यायालयों में लागू नहीं होता है। ओके। तो हमारा आंसर अगर नहीं में पूछे तो ए होगा, और अगर पूछे कि कहां पर लागू होता है तो सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग पर एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत जो एविडेंस का लॉ है तो कैसी विधि है ना। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का लॉ है, तो कैसी है ये प्रोसीजरल लॉ है। कैसा है? प्रोसीजरल लॉ है, क्योंकि ये कोई राइट नहीं देता, लेकिन जो बस स्टॉपल से रिलेटेड है ना, स्टॉपल वाला क्या दे रहा है? राइट दे रहा है। इसके अलावा ये क्या है? प्रोसीजरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि को साक्ष्य अधिनियम 1872 का आधार माना जाता है? तो ये कौन सी है जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर प्रोसीडिंग चलाई जा रही है ना, जहां पर कार्रवाई की जानी है, तो वहां पर ये वहां की विधि उस पर लागू होती है। तो ये कौन सी विधि है? लेक्स फोरी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, इंडियन एविडेंस एक्ट कौन सी विधि है? तो ये लेक्स फोरी है। नेक्स्ट है, साक्ष्य विधि में शामिल है। तो साक्ष्य विधि में क्या शामिल है? इंडियन जो एविडेंस एक्ट है उसमें क्या इंक्लूड है? तो इसमें क्या है? एविडेंस एक्ट के साधारण नियम शामिल हैं। नेक्स्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है। तो कौन सा है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में बताया गया है ना कि क्या भाई इसमें क्या इंक्लूड होते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाले एविडेंस भी इंक्लूड होते हैं। तो ये क्या होगा? दस्तावेजी साक्ष्य होगा। नेक्स्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट प्रत्यक्ष डायरेक्ट उल्लेख नहीं करता, प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख
नहीं करता है, तो किसका उल्लेख नहीं करता? देखिए भाई, सेक्शन जो 62 है हमारा, तो उसमें क्या बताया गया है? प्राथमिक साक्ष्य के बारे में बताया गया है ना, प्राइमरी एविडेंस। 63 में सेकेंडरी एविडेंस बताया गया है ना। 61 में क्या बताया गया है? दो प्रकार का एविडेंस हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो ये भी है भाई। फिर ऑरल एविडेंस के बारे में भी बात की गई है 59 में और 60 में, है ना। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की भी बात की गई है, लेकिन डायरेक्ट से किसका, परिस्थितिजन्य साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया है। सर्कमस्टांसेस वाले जो एविडेंस होते हैं उनका उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, अवांछनीय तरीके से प्राप्त साक्ष्य भी क्या होंगे? ग्राह्य होंगे, उन एडमिशेबल होंगे यदि वे अन्यथा सुसंगत हैं। क्या है? अन्यथा रेलिवेंट है। तो न्यायालय ने, कोर्ट ने ये किस वाले केस में बात कही थी? तो ये कही गई थी भाई पुष्पा देवी एम भाटिया बनाम ML वाधवा के केस में। नेक्स्ट है, टेप रिकॉर्ड किया गया कथन, जब क्या किया गया हो? टेप रिकॉर्ड किया गया हो स्टेटमेंट, तो कैसा एविडेंस होता है? तो वो होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नेक्स्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का ऑब्जेक्ट, उद्देश्य क्या है? उद्देशिका के अनुसार तो क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट क्या है? आप सभी को पता होगा कि क्या करता है, इंडियन एविडेंस रिलेटेड जितनी भी विधि है उसे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, उसे डिफाइन कर रहा है और उसे अमेंडमेंट करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। तो आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट कहां पर लागू होता है? तो कहां पर लागू होता है? देखिए, इनमें से देख लेते हैं कहां कहां पर लागू होता है और कहां पर लागू नहीं होता। तो ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्रवाइयों पर भी लागू नहीं होता। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ा होगा तो उसमें साफ साफ कहते हैं कि भाई यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट के जो रूल हैं वो लागू नहीं होते, है ना। तो यहाँ पर लागू नहीं होता। किसी न्यायालय पर या अधिकारी को पेश किए गए एफिडेविट्स पर भी लागू नहीं होता। आर्बिट्रेटर्स के समक्ष जो कार्रवाइयां चलती हैं वहां पर भी लागू नहीं होता। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुसंगत है? कौन सा जो इनमें से दिया हुआ है ऑप्शन, इनमें से कौन सा रेलिवेंट है और किसे साक्ष्य में एविडेंस के रूप में लिया जा सकेगा? तो टेप रिकॉर्डिंग को लिया जाता है, बिल्कुल। डॉग ट्रैकिंग को भी लिया जाता है, नार्को एनालिसिस टेस्ट को भी लिया जाता है अगर वो अपनी मर्जी से किया गया हो, है ना। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 लागू होता है। तो कहां पर लागू होता है इनमें से? ना तो भाई देखिए प्रशासनिक अधिकरण ट्रिब्यूनल पर लागू होता, ना ही आर्बिट्रेटर्स पर लागू होता, ना ही अवमानना की कार्रवाइयों पर लागू होता। तो उपयुक्त में से कहीं भी लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, खोजी कुत्ता, स्नीफर डॉग द्वारा खोजा गया जो एविडेंस होगा वो किस श्रेणी में आता है? तो किस श्रेणी में आता है? ये आता है भाई वैज्ञानिक साक्ष्य में। किसमें? साइंटिफिक एविडेंस में। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा कि खोजी कुत्ते के साक्ष्य में जो खोजी कुत्ता जो एविडेंस खोजता है उसमें स्वाभाविक कमियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक ये है कि कुत्ता और उसका मालिक गलती कर सकते हैं, कुत्ते और उसके मालिक में तालमेल की कमी रह जाना लाजमी है तथा कुत्ते के व्यवहार से गलत आदमी के पकड़े जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये कौन सा केस था? ये था गाड़े लक्ष्मी मंगा राजू बनाम आंध्र प्रदेश का केस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ देख लेते हैं इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो कह रहा है कि कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य एक ग्राह्य होता है, एडमिसिबल होता है, लेकिन आमतौर पर अधिक इसमें वजन नहीं होता, है ना। रूल है ना कि साक्ष्य को गिना नहीं जाना चाहिए, इसे तोला जाना चाहिए, है ना। एक पर्सन भी क्या दे सकता है? एविडेंस दे सकता है अगर वो विश्वसनीय है। सेकंड है, खोजी कुत्ते के साक्ष्य को भी समीक्षा और विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। साधक के साक्ष्य को स्वतंत्र रूप से प्रति परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। बिल्कुल, आंसर होगा हमारा डी।